हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, मतलब 2017 का जो पेपर है। और आपको पता ही होगा जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ है आपके यूपीएसआई का, वो ऑनलाइन हुआ था। तो जब कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो वहाँ पे शिफ्ट लगती हैं, ठीक है। तो और एग्ज़ाम जो होता है कई सारी डेट में होता है और कई सारी शिफ्ट में होता है। तो ये जो हमने पेपर लिया है, इसकी एग्ज़ाम डेट है 12 दिसंबर 2017, ठीक है। आपका जो यूपीएसआई का लास्ट एग्ज़ाम हुआ है वो 2017 में हुआ था। और ये जो एग्ज़ाम डेट है इसकी 12/12/2017 का हमने पेपर लिया है, शिफ्ट है आपकी 1, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं यूपीएसआई के वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अदर पेपर जैसे इसकी जो जीके है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, रीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम सारे पेपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के सेक्शन को। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि सारे पेपर, जितने भी पेपर अभी तक आपके हुए हैं वो सारे पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। 1999 से अब तक जितने भी 2017 तक हुए पेपर जितने भी हुए हैं सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है पेपर में, ठीक है। आपका जो पेपर होगा क्वेश्चन जो था उसमें 121 नंबर से स्टार्ट था। तो यहाँ पर देखिए, एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या 72, 96 और 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसको हल करेंगे। देखो, आपका एक मैकेनिकल विभाग है, ठीक है। मैकेनिकल विभाग में उसके 3 अनुभाग हैं। अनुभाग मतलब सेक्शन है। इसके कौन से सेक्शन है? एक तो आपका A1 सेक्शन है, इसके अलावा A2 सेक्शन है और आपका सेक्शन है B1। कंडीशन क्या है? देखो, A1 में कितने छात्र हैं आपके? A1 में छात्र आपके हैं 72। और अगर हम बात करें कि A2 में छात्र कितने हैं तो 96 हैं। और इसके अलावा B1 में देखें तो 144 आपके छात्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि छात्रों की संख्या ज्यादा हो गई तो हुआ क्या? अब कमरों की संख्या बढ़ानी पड़ गई। कमरे की संख्या बढ़ाई, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के बच्चे होने चाहिए। अब जैसे A1 है, A1 अनुभाग है, तो अब मुझे बताओ कि प्रत्येक कमरे में समान छात्र हो और जो भी कमरा हो उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही अनुभाग के छात्र बैठे। जैसे A1 अनुभाग के छात्र हैं तो उस कमरे में केवल A1 अनुभाग के छात्र होने चाहिए। A2 अनुभाग के मतलब A2 सेक्शन के छात्र नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखो, न्यूनतम कमरों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनका निकालेंगे मासा। 72 के अगर फैक्टर करो तो इसके फैक्टर आते हैं 24 गुणा 3, ठीक है। इसके फैक्टर करोगे 96 के तो इसके फैक्टर आएंगे 24 गुणा 4। और 144 के फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे 24 गुणा 6, ठीक है। ये कर लो। अब देखो, HCF यानी मासा क्या होता है? मासा होता है कि जो भी इन तीनों में कॉमन होगा वो इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वो आपका मासा होता है। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया? 24 आ गया। मतलब ये है कि अगर देखें कि इसमें ये कह रहा है ना कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या समान हो। तो देखो, प्रत्येक कमरे में कितने छात्र बैठेंगे? 24 छात्र बैठेंगे, ठीक है। प्रत्येक कमरे में छात्र कितने बैठेंगे? 24 छात्र होंगे। अब देखो, अब मुझे बताओ कि प्रत्येक कमरे में 24 छात्र बैठने चाहिए, 72 छात्र बिठाने हैं तो कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी? हमें 3 कमरों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख दो 3 प्लस, यहाँ पे देखो 96 छात्र हैं, प्रत्येक कमरे में 24 छात्र होने चाहिए। तो ऐसे कितने कमरे लगेंगे? 4 कमरे लगेंगे। 144 छात्र हैं, प्रत्येक कमरे में 24 छात्र होने चाहिए। तो ऐसे कितने कमरे लगेंगे? 6 कमरे लगेंगे, ठीक है। तो टोटल कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, 4, 10 और 3 13, मतलब 13 कमरों की संख्या यहाँ पर लगेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़े अब हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 मिनट
में पार कर लेती हैं, अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात कितना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, दो ट्रेनें हैं वो चल रही हैं विपरीत दिशा में चल रही हैं। इनकी ना लंबाई आपको दी गई है ना ही इनकी गति दी गई है, सिर्फ और सिर्फ ये टाइम दिया गया है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसकी गति हमने मान ली v1 और इस ट्रेन की गति मान ली हमने v2। ठीक है, इसकी हमने v1 मान ली, इसकी v2 मान ली। इसके अलावा लंबाई भी होगी ट्रेन की, तो इस ट्रेन की लंबाई हमने मान ली L1 और इस ट्रेन की लंबाई हमने मान ली L2। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये कह रहा है कि एक आदमी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, उसको 54 सेकंड में पार कर रही है। तो कहने का मतलब देखो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो हम पहली ट्रेन ले रहे हैं, पहले फर्स्ट ट्रेन के लिए हम देख रहे हैं दूरी कितनी है, उसकी लंबाई के बराबर दूरी होगी। देखो कोई अगर ट्रेन किसी भी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। तो दूरी कितनी होगी, L1। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है, इसकी v1 है और आदमी को पार करने में पहली ट्रेन को समय लग रहा है 54 सेकंड। तो L1 बराबर v1 गुणा 54। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही निकालो सेकंड ट्रेन के लिए। अब आप सेकंड ट्रेन के लिए निकालो। सेकंड ट्रेन के लिए क्या है, लंबाई यानी दूरी कितनी है, L2 है। ठीक है, दूरी बराबर चाल कितनी है, v2 है। समय कितना लग रहा है सेकंड ट्रेन को समय लग रहा है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट की गुणा कर दोगे आप किससे, 60 से, इसको बदल दोगे सेकंड में, क्योंकि ये आपका समय सेकंड में था। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आ जाओ, अब ये कह रहा है कि वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार कर जाती है। अब बात आती है, आदमी की बात अब यहाँ पे नहीं हो रही है, अब बात हो रही है वो एक दूसरे को पार कर रही है। अब तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये हो गई आपकी, वे एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी उनकी लंबाई के योग के बराबर, L1 प्लस L2। देखो अगर कंसेप्ट आपको सीखना है तो आप मेरी रेगुलर जो क्लास चलती है यूपीएसआई की, वो क्लास देखिए, वो बैच चल रहा है यूपीएसआई के मैथ्स के लिए। आप मेरे यूट्यूब को विजिट करिए, वहां पे यूपीएसआई मैथ्स का एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। फिलहाल मैं नंबर सिस्टम करा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ूंगा तो मैं इसको भी कवर करूंगा। अब देखो यहाँ पे जो दूरी होगी वो क्या होगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर होगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल। चाल कितनी होगी, देखो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही है। अगर इसकी चाल v1 है, इसकी चाल v2 है, तो सापेक्ष गति जो होती है, अगर वो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष गति में क्या होता है, दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, चालों को जोड़ देंगे। ठीक है, चाल गुणा समय। समय कितना लग रहा है, 74 सेकंड लग रहा है। ठीक है, ये आपकी तीन इक्वेशन होगी। आपकी कितनी इक्वेशन होगी, तीन इक्वेशन होगी। अब देखो यहाँ पे, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब L1 प्लस L2 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं कहां से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं तो मेरा क्या आ जाता है, L1 प्लस L2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो L1 प्लस L2 की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा ये। L1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, L1 की वैल्यू है 54v1, तो यहाँ रख दो 54v इंटू v1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 60 हो जाएगा 90 इंटू v2, 90 इंटू v2 इक्वल्स टू 74 की गुणा v1 से कर लो, 74 v1 प्लस 74 v2, 74 v2। ठीक है, हमने यहाँ पे 74 v2 कर लिया। अब यहाँ पर देखो, ये है 54 v1, ये है आपका 74 v1। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको एक बार रब कर दूं, इसको रब कर देता हूँ। ये आपका है 74 v1। ठीक है, अब यहाँ पर 74 v1 में से 54 v1 घटा दो तो कितना बचेगा आपका, 74 v1 में से 54 v1 घटाओगे तो आपका बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 20 v1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही 90 v2 में से आप इसको घटाओगे 74 v2 को, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 16 v2। ठीक है, तो यहाँ से आपको गति का अनुपात जो निकालना है, तो गति का अनुपात निकाल लो। यहाँ पे आपका मिल गया, आपको कितना मिला, 20 v1 इक्वल्स टू 16 v2 मिला। यहाँ से v1 अपॉन v2 निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 16 बटे 20, काट दोगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, अनुपात आ जाएगा 4:5 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, थोड़ा सा पेन में मोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको क्लियरली विजुअल हो। ठीक, 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, 10 नलिकाएं हैं। ठीक है, उनका लागत मूल्य मतलब सीपी, 10 नलिकाओं का सीपी किसके बराबर है,
5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के, तो 5 नलिकाओं के एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से आप एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा 10/5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब एसपी यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, सीपी कितना हो गया 5 हो गया। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ आपका होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो 10-5/5 इंटू 100, तो ऊपर कितना बचेगा 5 बचेगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 100% इसका लाभ होगा, ठीक है। 100%, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल यह है कि 44.897, 45.0086 और 101.111 का अनुमानित मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो अनुमानित मान आपको ज्ञात अगर करना है तो आप ये क्या करोगे, यहाँ पर ये 44 है ना यहाँ पे, तो क्या करोगे आप 44 की यहाँ 44 ले लो, यहाँ कितना है 45 है तो 45 ले लो, यहाँ कितना है आपका 101 है तो 101, या भी यहाँ पर आप 101 की जगह आप अगर 100 भी ले लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको करना क्या है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 44 की 45 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आने वाला है। देखो 5 चौक 20 का 0 यहाँ से लगा दो, 5 चौक 30 और 2 22, यहाँ पर 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, यहाँ पे देखोगे तो आपका आ जाएगा 1980 और 2 100 गुणा करोगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो लगभग किसके आ रहा है, लगभग किसके इक्वल आ रहा है, लगभग देखो 19 यहाँ पे 80 है, ठीक है, तो 1,98,000 है, तो ये किसके आसपास होगा, ऑब्वियस सी बात है 800 से ऊपर की वैल्यू आ रही है, तो ये लगभग 20,000 के आसपास होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरी गुणा करने आप बैठ जाओ, बस आपको स्टार्टिंग के नंबर उठाने हैं, गुणा कर डालनी है, वो आपका आंसर आपका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। इतना बड़ा हमें नहीं करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो कोण क्यू पी आर का मान ज्ञात करना है। तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आप देखोगे ए बी पैरेलल दिया है किसके, ए बी पैरेलल दिया है सी डी के, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, समझना इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे एक चीज बताओ कि ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल x प्लस वाई हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। ऐसे ये देखो ये वाला y है, ये x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन हो गई और ये एक लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है, ये आपकी हो गई ए बी, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, मैं आपका थोड़ा सा फिगर ये अलग बना देता हूँ ना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये आपकी होगी सी डी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी क्यू आर, ये वाली लाइन खींच दी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं जब दो लाइन पैरेलल हो, ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो इतना तो समझना पड़ेगा आपको, और डिटेल में समझना है तो मेरा बैच ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं सारे क्वेश्चन ये कराऊंगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब देखो ये वाला एंगल एक्चुअल में है कितना, ये वाला एंगल आपको ये दिख रहा है, ये दोनों मिलाकर कितना है x प्लस वाई है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई हो जाएगा। ये x प्लस वाई आपको दिख ही रहा है, देखो x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये वाला भी कितना होगा x प्लस वाई होगा या नहीं होगा, मुझे इतनी बार बताओ। हाँ सर होगा x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये वाला एंगल x प्लस वाई है, ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल भी पूरा कितना है x प्लस वाई है, x प्लस वाई, ये भी एंगल x प्लस वाई है, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये ए बी लाइन पकड़ लेनी है, ये आप ए बी लाइन पकड़ लो, मैं यहाँ पे आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ, ये हमने ए बी लाइन पकड़ ली और ये आपकी रेखा जा रही है क्यू आर, ये रेखा आपकी क्यू आर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये x प्लस वाई है, ये वाला भी x प्लस वाई है, और ये पूरा एंगल कितने का होता है, स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा एंगल 180 का होगा, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों कितने के होंगे, दोनों को जोड़ के लिखोगे तो x प्लस वाई होगा, मतलब 180 होगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये दोनों जोड़ के आ जाएंगे 180, ठीक है। x और x कितना होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 180, और यहाँ से अगर आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे तो आपकी आ जाएगी 90, ठीक है। x प्लस वाई आपकी 90 आ गई। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर देखना, इस वाले फिगर में आ जाओ, क्यू पी आर पूछ रहा है, एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर आप त्रिभुज पी क्यू आर में जाओगे, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप त्रिभुज पी क्यू आर में आओ, त्रिभुज पी क्यू आर में आओ, तो देखो एंगल पी, हमने ये कुछ भी मान लो, ये एंगल पी मान लो, आप इसको ये क्यू पी आर है ना, तो एंगल क्यू पी आर कर लो इसको, क्यू पी आर
प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है एक्स है, प्लस एक्स प्लस ये वाला एंगल वाई, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा या नहीं होगा, क्योंकि द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो हमने ये वाला एंगल ऐड किया, ये एंगल ऐड किया, ये एंगल ऐड किया, आपका 180 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 90 निकाली है। तो यहाँ पर देखो एंगल क्यू पी आर प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, और एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 में से 90 कर दो माइनस, तो आपका फाइनली एंगल आ जाएगा आपका 90। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष है। तो इस सवाल को समझो, देखो विषम दिन मतलब ऑड डेज आपको यहाँ पे निकालने, क्या निकालना है यहाँ पर आपको ऑड डेज निकालने। थोड़ा सा और मोटा कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर आपको ऑड डेज निकालने हैं। तो ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हो आप, सीधे सीधे 7 से भाग करते हो, मतलब 7 से भाग देने पर जो दिन शेष बचते हैं उनको हम विषम दिन कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि पहले 5 महीने हैं, तो पहले 5 महीने कौन कौन से होंगे, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में अगर मैं करता तो अभी तक हो गया होता ये सवाल। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। पहले 5 महीने होंगे, एक तो पहला होगा जनवरी, दूसरा आपका होगा फरवरी, और तीसरा आपका होगा मार्च, और चौथा होगा अप्रैल, और पांचवा आपका होगा मई। ठीक है, ये आपके 5 महीने होंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, अब जनवरी में दिन कितने होते हैं बताओ, 31 दिन होते हैं। अगर आपका ये अधिवर्ष है, अधिवर्ष में जनवरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अधिवर्ष का मतलब होता है अगर ये लीप ईयर है। ठीक है, लेकिन फरवरी में कितने होते हैं, फरवरी में आपके होते हैं 29 दिन की फरवरी होती है अगर ये लीप ईयर है। मार्च 31 का होता है, सभी को पता होगा। अप्रैल 30 की होती है, और मई आपका 31 का होता है। अब देखो, अब आपको 5 महीनों में ऑड डे निकालने। अब मुझे बताओ अगर 31 को 7 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, जो शेष बचेगा वही आपके ऑड डे आएंगे। तो शेष बचेगा 3, मतलब 7 से भाग देने पर ऑड डे आता है, तो 3 शेष बचेगा। ऑड डे क्या हो गए, ऑड डे ये हो गए कि 7 से भाग देने पर आपका जो भी शेषफल बचता है वो आपके ऑड डेज होते हैं, विषम दिन होते हैं। 31 को 7 से भाग दिया, 3 शेष बचेगा, 3 विषम दिन हो गए जनवरी में। फरवरी में 2 विषम दिन होंगे, मार्च में 3 विषम दिन होंगे, अप्रैल में आपके 2 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे, और आपके मई में आपके 2 विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन होंगे। ठीक है, लेकिन सॉरी इसमें आपका 1 विषम दिन होगा, सॉरी आपका फरवरी में क्या होगा 1 विषम दिन होगा, ये यहाँ पे हमने गलती कर दी, कितना होगा 1 विषम दिन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी में ऑड डे निकल आए, लेकिन अभी सभी को ऐड करो। देखो 3 में 2 ऐड करो, 5 3 8 8 1 9 3 12, टोटल दिन कितने आए, टोटल दिन आए 12, लेकिन ये भी 7 से ज्यादा आ रहा है, तो फिर से इसको 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे 12 को, तो कितना बचेगा 7 एकम 7 5 बचेगा। तो कहने का मतलब इसमें 5 विषम दिन होंगे। ठीक है, हमें तब तक 7 से भाग देते रहना है जब तक कि वो 7 से कम ना आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे विषम दिन कितने होंगे आपके, 5 विषम दिन होंगे, ये आपका आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% की सीधी छूट प्रदान कर रहा है और फिर भी 30% का मुनाफा कमा रहा है। अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के आपके 2 तरीके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड है वो ये है, देखो यहाँ पे आप सीधे फॉर्मूला लगा दो, सीपी और एमपी में रिलेशन होता है, सीपी एमपी में रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह पे यूज होगा ये। अगर आप डिस्काउंट वगैरह पढ़ोगे ना, एमपी वगैरह पढ़ोगे, अंकित मूल्य डिस्काउंट वगैरह पढ़ोगे, तो इसमें ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे सीपी और, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20 है, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 30 है। तो यहाँ से निकालोगे जब फाइनली आपका आ जाएगा 80 अपॉन 130। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो, तो आपका आ जाएगा 8 अपॉन 30। तो यहाँ पे देखो एमपी, अगर सीपी अपॉन एमपी देखें कितना आ गया हमारा, सीपी अपॉन एमपी आ गया है 8 अपॉन 13 आ गया। यहाँ पे एमपी कितना 13 है, सीपी कितना है 8 है। तो यहाँ से आप निकालना है कि अंकित मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। तो आप देखो सीपी यहाँ पे कितना था, सीपी आपका था पहले 8, अब कितना हो गया है, एमपी हो गया है 13, मतलब 4 बढ़ गया है।
चार, सॉरी 5 बढ़ गया, 13 में से 8 गए, 5 बढ़ा है, 5 किस पे बढ़ेगा, सीपी पर ही तो बढ़ेगा, 5/8 इंटू आप यहाँ पे कर दो 100, कितना कर दो यहाँ पे आप 100 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा ये, और इसको काटोगे अगर आप 12 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 से काटोगे 2.5 आ जाएगा, 2.5 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62.5% आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट और लॉस ये पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी जो क्लास चल रही है ना आपकी, जो आपका बैच चल रहा है मैथमेटिक्स का, वो उस बैच को ज्वाइन करिए। उसमें अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज में आपको लेके चलूंगा, तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के मैं कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि अंतिम मिश्रण को 194.40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए तो 20% का मुनाफा आपको मिले। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पर क्या है, दो चीजें हैं आपकी। एक तो आपका मिश्रण है जो 192 रुपीज प्रति किलोग्राम वाला है, दूसरा जो मिश्रण है वो 150 रुपीज प्रति किलोग्राम वाला है। इन मिश्रण को मिलाया जाता है, और जो मिश्रण मिलेगा, जैसे यहाँ पर एक मिश्रण था और एक मिश्रण यहाँ पे था, इन दोनों को मिलाया गया और जो भी यहाँ पे बना उसको 194.40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा गया, तो 20% का मुनाफा हुआ। तो कितने अनुपात में इसका कितना लेना, कितना मिलाएं और इसको कितना मिलाएं, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि हमें 20% का मुनाफा मिले 194.40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मिक्सचर हो गया, ये आपका सेकेंड मिक्सचर हो गया। तो आप ये देखो यहाँ पर 192 रुपीज प्रति किलोग्राम वाले मिश्रण को 150 रुपए प्रति किलोग्राम वाले मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। मतलब यह है कि इसकी जो एससीपी दिया हुआ है ये 192 है, इसका जो सीपी है वो आपका 150 है, ठीक है। इतनी बात से एग्री होना, इसका है 192, इसका सीपी है 150, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि इसको 194.40 पर बेचा जाए, तो यहां पर आपका सीपी है, यहां पर भी सीपी है, तो यहां पर भी आपका सीपी ही होना चाहिए, लेकिन ये आपका एसपी दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी निकाल लेंगे। इतने रुपए में बेचने पर हमें 20% का लाभ हो रहा है, तो यहां से हम सीपी निकालेंगे। सीपी इक्वल टू होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आप उसको याद कर लो। कुछ चीजें तो हमें याद करनी पड़ेंगी। तो 100/100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना है 120 है, इंटू एसपी कितना है, एसपी है 194.4, ठीक है। यहां से अगर आप सीपी निकालोगे, तो जब सीपी यहां से निकालोगे तो कुल मिलाकर के ये 0 0 कट जाएगा, बाकी पूरा सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 162 रुपीज, ठीक है। कितना आएगा 162 रुपीज आपका आ जाएगा यहाँ से सीपी। तो यहाँ लिख दो 162। अब देखो ये भी सीपी हो गया, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो एलिगेशन लगा करके। 192 में से 162 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, और ऐसे 162 में से 150 घटाओगे तो 12 बचेगा। तो मिक्सचर फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो होगा वो होगा 12/30। इसको काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 10, 2:5 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए अगला जो सवाल है वो इस प्रकार का है कि इसकी आपको माध्यिका निकालनी है, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो उसको हम आरोही क्रम में लगाएंगे या तो अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो हम इसको आरोही क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले जो आएगा सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा है -3, ठीक है। फिर देखो दोबारा से -3 है, तो -3 को काट दो, यहाँ से कट गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचेगा आपका, -1 बचेगा, -1 लिख दो, ठीक है। इसको भी काट दो। अब आपका क्या आएगा, अब आपका 0 आएगा, ठीक है। 0 को भी काट दो, ठीक। अब आपका बचा 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार आपका 2 है, तो 1 2 3, ठीक है। ये भी आपके कट गए। अब आपका देखो फिर इसके बाद क्या है, 5 है, तो 1 2 3 4, 4 बार 5 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बार 5 कर दिया हमने। इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे, यहाँ पे गलत लग गया है, ठीक है। 4 बार 5 कर लिया। फिर आप देखो यहाँ पे 6 कितनी बार है, तो 1 2 3, 3 बार 6 है, तो ये आप गिनोगे तो ये आपके कुल मिलाकर के 14 पद होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एन बराबर जो है कुल मिलाकर के 14 पद है, ठीक है।
अब 14 इवन नंबर है, तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप मीडियन निकालोगे तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे दोवां पद। एन बटे दोवां पद तो कितना है, एन बटे दोवां पद मतलब 14 बटे दोवां मतलब सातवां पद। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 14 है ना, सातवां पद प्लस एन बटे दो प्लस वनवा पद। ये फॉर्मूला होता है एन बटे दो प्लस वनवा पद। तो एन बटे दो का मतलब हुआ 7 प्लस 1 मतलब आठवां पद। आठवां पद बटे में कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। यह आपका फॉर्मूला होता है। सातवां पद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद है आपका 2। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो आठवां पद कितना है, आठवां पद आपका है 5 बटे में आपका आ जाएगा 2। बटे में कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका बना। ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7/2 और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.5। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर y अपॉन जेड इक्वल्स टू है 1/3 तो वाई क्यू प्लस जेड क्यू डिवाइड वाई क्यू माइनस जेड क्यू का मान कितना होगा। ये आपको इसका मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ पर आपको मान किसका निकालना है, वाई क्यू प्लस जेड क्यू। मैं इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन में वाई क्यू माइनस जेड क्यू, यही तो आपको निकालना है। और y अपॉन जेड की वैल्यू दे रखी है 1/3। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे क्या, यहाँ पर मान लो आप कॉमन ले लो जेड क्यू। जेड क्यू कॉमन लोगे तो यहाँ अंदर बचेगा आपका वाई क्यूब अपॉन जेड क्यू प्लस 1 बचेगा। ठीक है। यहाँ पर आप कॉमन ले लो, यहाँ पर आप कॉमन ले लो जेड क्यूब, तो यहाँ पर भी आपको क्या बचेगा, वाई क्यूब अपॉन जेड क्यूब माइनस 1 बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना आप। अब देखो यहाँ पे जेड क्यू से जेड क्यू कैंसिल कर दो, कट गया। y अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है, y अपॉन जेड की वैल्यू है आपकी 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 का होल क्यूब प्लस 1। यहाँ पर भी देखो 1/3 का होल क्यूब, क्योंकि ये भी y अपॉन जेड है, माइनस 1। ठीक है, तो 1/3 है, ध्यान रखना ये। और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/27 प्लस 1 और 1/27 माइनस 1। और इसको अगर सॉल्व आउट करोगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 28/27 और नीचे का 27 ऊपर जाएगा और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 26। 27 से 26 डिवाइड करो और यहाँ से इसको काटोगे तो 13 आएगा माइनस का, यहाँ से काटोगे 14, तो माइनस का 14/13 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे 14 बचा, यहाँ पे -13 बचा, तभी तो बता रहा हूँ मैं, माइनस का ये 14/13 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको डिटेल समझना है तो मेरा बैच ज्वाइन कर लो, जो कि डेली आपको क्लास मिलती है उसकी। देखिए इस सवाल को आप कैसे करोगे। सवाल दे रखा है 99 सही 35/36 इंटू 72 का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर इसकी क्या करेंगे हम, इसकी 36 की 99 से मल्टीप्लाई करेंगे और 35 से ऐड कर देंगे। तो अगर 36 की 99 से मल्टीप्लिकेशन करोगे और इसमें 35 ऐड करोगे तो आपको जो फाइनली मिलेगा वो 3599 मिलेगा, अपॉन में आएगा 36 इंटू यहाँ पर आएगा 72। इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ बचेगा 2 और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा दोनों में 18 का 8, हासिल लगा 1, दोनों 18 1 19, 98 आ रहा है। 98 लास्ट में किसके आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 98 लास्ट में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। 3√16 एक है, तो 3√16 को अगर तोड़ोगे तो 3√16 का मतलब होता है 3 इंटू 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकाल लोगे तो 12 आ जाएगा। 12 एक कौन सी संख्या, 12 एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 12 एक परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या ऑप्शन दिया नहीं है इसमें, तो 12 को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी। वेरी गुड। जब भी वे मिली राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दुगनी हो गई, तो कितने समय बाद वे तीसरी बार के लिए मिलेंगे। कितनी समय बाद वे तीसरी बार में कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्ताकार पगडंडी है, उस पर घूम रहे हैं। तो वृत्ताकार पगडंडी पर जब घूम रहे हैं
ये आपकी वृत्ताकार पगडंडी है, इस पर घूम रहे हैं, एक घूम रहा है इस दिशा में तो दूसरा घूम रहा है इस दिशा में, ठीक है, मतलब वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशाओं में दौड़ेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से मिलेंगे वो, ठीक है, मिलेंगे एक दूसरे से। तो एक चीज और ध्यान रखना, जब विपरीत दिशा में कोई भी दौड़ रहे हैं दोनों लोग, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष गति होगी, वो आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, सवाल को पढ़ो, पहली बार मिलने में कितना समय लगा। तो समय बराबर क्या होता है, आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस कितनी है पहली बार में, 800 मीटर ही है, ठीक है, लेकिन चाल कितनी होगी बताओ। चाल आपकी पहली बार में हो जाएगी, इसकी 8 है, इसकी 2 है, दोनों जुड़ जाएंगी, 8 और 2 कितने हो गए, 10। मतलब पहली बार में वो कितना समय लगेगा, उन दोनों को लगेगा 80 सेकंड समय लगेगा पहली बार में। कितना समय लगा, 80 सेकंड। अब आ जाओ दूसरी बार की बात करें। दूसरी बार में समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो आपकी 800 ही रहने वाली है, लेकिन चाल आपकी यहाँ बदल रही है। जब वो मिलते हैं तो राधा की गति तो आधी हो गई। राधा की गति कितनी थी बताओ, राधा की गति 8 थी, इसकी गति कितनी हो गई, 4 हो गई। लेकिन रानी की गति दुगनी हो गई, रानी की गति 2 थी, अब इसकी गति कितनी होगी, 4 हो गई। मतलब 800 बटे यहाँ पर आ गया आपका 8, काटोगे तो कितना समय लगेगा, 100 सेकंड, 100 सेकंड, ठीक है। अब तीसरी बार, तीसरी बार मिलने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तीसरी बार, तो तीसरी बार मिलने में समय लगेगा, डिस्टेंस आपकी 800 ही रहेगी। फिर से क्या होगा, फिर से अब जो राधा की गति होगी वो आधी हो जाएगी। अब राधा की गति हो कितनी गई थी, 4 हो गई थी, अब 4 का फिर आधा कर दो, 2 रह गई। और रानी गति 4 हो गई थी, अब इसकी दुगनी हो जाएगी, मतलब 8 हो जाएगी। सवाल में यही कह रहा है ना। तो 800 बटे 10 करोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 80 सेकंड। फिर से कितना आ जाएगा, 80 सेकंड। टोटल समय कितना लगा, टोटल जो सब समय लगेगा वो 80 पहले बार लगा, दूसरी बार में 100 लगा, तीसरी बार में फिर 80 लगा। तो 180 और 80 होते हैं आपके 260 सेकंड। कितना समय लगा, 260 सेकंड समय लगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी लगातार, 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3000 रुपये और 3060 रुपये थी। अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह काम किया और 12 पुरुष और 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया है, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और महिला श्रमिकों को भुगतान की गई रकम ज्ञात कीजिए। तो कुछ सवाल थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे है। अब हम दोबारा सवाल पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो, एक कंपनी थी में जो एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी। एक कंपनी है जो एक हफ्ते में केवल 6 दिन काम करती है। लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई और कुल राशि 3000 और 3060 रुपये थी। लगातार 2 हफ्तों को जो राशि भुगतान की गई है श्रमिकों को, वो कितनी थी, पहले हफ्ते में थी 3000 और 3000, दूसरे हफ्ते में थी 3060। अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया और 12 पुरुष और 6 महिला ने दूसरे सप्ताह में काम किया, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और महिला को भुगतान की गई रकम ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो, मान लो कि पुरुष को मिल रहे हैं x रुपए एक दिन काम करने के, और महिला को एक दिन काम करने के मिलते हैं y रुपए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, 10 पुरुष काम कर रहे हैं, 10 पुरुष, तो 10 पुरुष जो है एक दिन में कितने रुपए लेंगे, 10x रुपए लेंगे। ऐसे ही 8 महिलाएं एक दिन के रुपए कितने हैं, y रुपए हैं एक महिला के। 8 महिला को कितने रुपए मिलेंगे, 8 y रुपए मिलेंगे। ये काम कितने दिन तक करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, 6 दिन तक काम करते हैं। और उनको कुल कितने रुपए मिले, 3000 रुपए इनको कुल मिला करके मिले। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अभी रुको, इक्वेशन फर्स्ट हम ये बनाते हैं। अभी 6 से इसको भाग दे देते हैं, तो 10x प्लस 8y इज इक्वल्स टू, 6 से भाग दोगे तो ये जाएगा 500। और अभी चाहो तो और भी भाग दे सकते हो। यहाँ पर आप 2 से इसको काटो, 2 से काटोगे तो ये बचेगा आपका 5x, ये बचेगा आपका 4y
इज इक्वल्स टू, ये आपका बचेगा 250। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट ले लो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रही है, अगर 10 पुरुष और 8 महिलाएं काम, सॉरी, अगर आप 12 पुरुष और 6 महिलाओं ने दूसरे सप्ते काम किया, तो 12 पुरुष को कितने मिलेंगे, 12x, और 6 महिलाओं को मिलेंगे 6y। इन्होंने दूसरे सप्ते काम किया है, तो कहने का मतलब एक सप्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो कुल कितने रुपए इनको मिले, 3060 रुपए मिले। इसको फिर काट दो, यहाँ पे बचेगा आपका 12x प्लस आपका 6y। 6 से इसको भाग दोगे तो 6 पंजे 30, 6 कम 6 जीरो बचेगा, ठीक है। और कट जाएगा, इसको 6 से काट दो, 2x बचेगा, और आपका ये आपका y बचेगा। 6 से काटोगे, सभी में 6 से भाग दोगे, तो यहाँ पर अगर 6 से भाग दोगे तो ये बचेगा आपका 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 और 6 पंजे 30, 85 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप डायरेक्टली यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हो। x और y की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो, या चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो हम पहले जो सबसे आसान होगी ना, उस वैल्यू को हम पुट करते हैं, जो सबसे आसान हो। तो पहला वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम x की जगह 30 पुट करें, तो यहाँ पे देखो 2x है, 2x से कितना बन जाएगा, यहाँ पे 60 बन जाएगा। प्लस y की वैल्यू 25 पुट करें, तो यहाँ 25 रख दो। इन दोनों को जोड़ के 85 आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो 60 और 25 85 होते हैं, मतलब ये आपका फिट बैठ रहा है बिल्कुल। तो पहली इक्वेशन, पहला ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल यह है कि मान ले पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक हैं, आर एक धनात्मक समपूर्णांक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मतलब लेट कर लेंगे, कोई भी वैल्यू हम मान सकते हैं। तो हमने मान लीजिए कि यहाँ पर p की वैल्यू मान ली, फॉर एग्जांपल p की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 मान ली, और यहाँ पे कह रहा है ना r एक धनात्मक समपूर्णांक है, ठीक है। p तथा q धनात्मक विषम पूर्णांक है, सॉरी यहाँ पर हम मान लेंगे तो धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, तो p की वैल्यू आप मान लो 1, ठीक है, और q की वैल्यू आप मान लो यहाँ पर 3 मान लो, और r की वैल्यू आप मान लो 2, क्योंकि r एक धनात्मक समपूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, तो पहला हम चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं। पहला क्या है, q इंटू पी माइनस आर। तो q कितना है, 3 है, p माइनस आर कितना होगा, 1 माइनस 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो -3 आप बताओ विषम पूर्णांक है, -3 यहाँ पर विषम पूर्णांक आपका होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, विषम पूर्णांक आ गया। अब आप देखो p माइनस आर का होल स्क्वायर, तो p की वैल्यू कितनी, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का -1 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा यहाँ पे 1। तो 1 क्या है आपका ऑर्डर, लेकिन ये कह रहा है सम होना चाहिए, तो यही आपका गलत है, और यही आपका गलत होगा, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक और 6/7 से कम है। कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक और 6/7 से कम होगा। तो यहाँ पर इसको करने के लिए आप क्या करोगे, 5/8 का मान निकालोगे तो आ जाएगा 0.625, और 6/7 का यहाँ पर मान निकालोगे तो आपका आ जाएगा 0.857, मान निकाल ही सकते हो आप। 1/3 का मान निकालोगे तो आता है इसका 0.33, ठीक है। 3/5 का मान निकालोगे तो 0.6 आएगा, 4/7 का मान निकालोगे तो 0.57 आएगा, और इसका मान निकालोगे 5/7 का तो 0.714 आएगा। अब ये कह रहा है कि 5/8 से ज़्यादा होना चाहिए, 5/8 मतलब 0.625 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कौन ज़्यादा है, आपका 5/7 ही ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, 5/7 ही ज़्यादा है, और 6/7 से कम होना चाहिए, तो 0.8 से कम भी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सवाल यह है कि अगर 3125 रुपये को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है, और ब्याज की गणना जो की जा रही है वो वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम धनराशि कितनी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला तो होता ही आपको पता है ना, ए बराबर क्या होता है आपको, P1 प्लस R/100 की पावर n होता है। तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पे 2 वर्ष तो आपका पूरा पूरा होगा। 2 वर्ष मतलब यहाँ पर अगर ए निकालोगे तो 2 वर्ष के लिए कितनी आएगी, 2 वर्ष के लिए आपकी आ जाएगी 3125 इंटू 1 प्लस आर कितना है आपका 4/100 ठीक है। अब देखो यहाँ पे आधा वर्ष और है, तो आधे वर्ष के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आधे वर्ष के लिए जो आपको मिलेगा,
आधे वर्ष में आपको कितने के हिसाब से मिलेगा? या तो देखो यहाँ तो आप यहाँ पे आधे को पूरा करने के लिए आधे वर्ष के लिए देखो यहाँ पे 4% की ब्याज की दर लग रही है, ठीक है। ये एक वर्ष के लिए अगर वार्षिक रूप से काउंट किया जा रहा है तब। आधे वर्ष को अगर वर्ष में बदलना है तो यहाँ पे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 2%। तो यहाँ पे आप करोगे 1 + 2/100, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3125 इंटू आपका 4 से काटोगे 25 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 26/25 इंटू 26/25 दो बार आएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा आपका 51/50। तो यहाँ पर काट सकते हो उसको। जब इसको काटोगे, काट पीट के जो आपका फाइनली जो आंसर आएगा मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आपका जो फाइनली आंसर यहाँ पर आने वाला है वो आपका आ जाएगा 3447.6 रुपीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इतना आप खुद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति को दुगना कर दे तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। आपको गति ज्ञात करनी है। 60 किलोमीटर की दूरी है जिसमें आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो T1 - T2 है वो पहले के लिए कितना है? 4 है। मतलब यह है कि जो आमिर है सलमान से 4 घंटे अधिक ले रहा है। आमिर सलमान से कितने घंटे अधिक ले रहा है? 4 घंटे अधिक ले रहा है। अगर मान लो कि आमिर की स्पीड है x किलोमीटर/आवर और आपकी सलमान की जो गति है वो आपकी y किलोमीटर/आवर है, तो यहाँ पे जो इन दोनों की स्पीड का, इन दोनों के टाइम का अंतर कितना है? 4 है। जो यहाँ पे आमिर है वो सलमान से 4 घंटे अधिक ले रहा है। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब होगा यहाँ पर आ जाएगा T1 = आपका दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे चाल आमिर कितनी है? x है, माइनस दूरी बटे चाल कितनी है? y हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन देख कह दो, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आमिर अपनी गति दुगनी कर दे, आमिर अपनी गति दुगनी कर दे तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? 60 अब यहाँ पर आमिर अपनी गति दुगनी कर देता तो सलमान से 2 घंटे कम समय लेता। तो यहाँ पे आ जाएगा 60/y माइनस आमिर की गति दुगनी हो गई तो 2x = आपका हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे 1/2 से। तो अगर आप पहली वाली इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60/2x माइनस 60/2y = यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा 2 और इन दोनों क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इससे ये आपका कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कितना बचने वाला है? तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा? तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 2y, नीचे 2y आ जाएगा तो 120 माइनस यहाँ पर बचेगा 60 = ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 2y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 60/4 बचेगा और 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 30। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 से इसको डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 15/2, तो 7.5 आपका यहाँ पे आंसर आएगा y का। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आमिर की गति कितनी है। तो आमिर की गति निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो 60/x = यहाँ पर आ जाएगा माइनस 60/7.5 = 4। तो 60/x = 4 प्लस पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर काटोगे 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 5 से काटोगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगी 60/x = 12 और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी आपकी 5। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये बस कुछ नहीं था, इसमें कैलकुलेशन थी। मेन चीज़ तो देखो मैंने जो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी वो तो मैंने आपको बता दी, बाकी तो कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, इसके हम पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 बनाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पार्ट 1 में हमने 138 तक कर लिया है, ठीक है। अगला जो पार्ट बनेगा उसमें हम 139 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा एक बैच चल रहा है यूपीएसआई का, इसी यूट्यूब चैनल पर आप उसको ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। अभी मैं उस पर करा रहा हूँ नंबर सिस्टम,
और एक एक करके मैं सारे टॉपिक उस पर कवर कराऊंगा, डिटेल में कवर कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी कोई भी अपडेट होगी वैकेंसी की, कब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा, सब चीज़ें आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेनी है। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको अपडेट मिलेगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी आपके पेपर है 1999 से लेकर के 2017 तक जितने भी आपके यूपीएसआई के पेपर बने हैं वो सारे मैं इस चैनल पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स हैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पे, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।